जब हमारे घर के सामने वाले लोकाट पक गए तब हमारी पड़ोसन जलने लगी। उसने चुपके से हमारे लोकाट के पेड़ पर पेस्टिसाइड छिड़क दिया, जबकि मैं अच्छे से गांव वालों को समझा रहा था कि फल मत तोड़ना, लेकिन गांव वाले मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैं खिड़की के बाहर उन चुपके घूमने वालों को देख रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और शिये क्याओशियांग के पेस्टिसाइड छिड़कने की पूरी हरकत सीक्रेटली रिकॉर्ड कर ली। उसके स्प्रेयर लेकर जाने के बाद भी मैंने जहर लगे लोकाट तोड़कर नहीं फेंके, बल्कि पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी मैंने एक वार्निंग बोर्ड लिखकर वहां टांग दिया। जैसा मैंने सोचा था, उसी दोपहर कुछ गांव वाले टोकरी लेकर लोकाट चुराने आ पहुंचे। उन्हें लगा घर पर कोई नहीं है। अर्जियांग आंटी और संजी पति पत्नी को देखकर मैं खुद से बुदबुदाया। जैसा सोचा था ये लोग आ ही गए। इन दोनों परिवारों का कोई भरोसा नहीं है। अर्जियांग आंटी पूरे गांव में लालची और घटिया औरत के नाम से मशहूर है। दूसरों के घर से ऐसे चोरी करती है जैसे सब उसी का हो। और सन लेजी और उसकी बीवी तो अंदर से ही सड़े हुए लोग हैं। उन्होंने तो शिये परिवार को भी ब्लैकमेल किया था। मैं देखता रहा कैसे दोनों परिवार बड़े मजे से लोकाट तोड़ रहे थे। वो तो डालियां तक तोड़ रहे थे और फल जमीन पर फेंकते जा रहे थे। मैं मन ही मन हंस पड़ा। तोड़ो, खूब तोड़ो और खाओ भी। बीमार पड़ो तो और अच्छा। इस बार मैं असली गुनहगार को बचकर निकलने नहीं दूंगा। पिछली बार उसने पूरा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया था। मैंने तुरंत फोन निकाला और वी-चैट पर गांव के मुखिया को ढूंढा। मैंने उनसे मुझे गांव वाले अनाउंसमेंट ग्रुप में ऐड करने को कहा। जैसे ही मैं ग्रुप में आया, मैंने तुरंत एक बड़ा रेड एनवेलप भेज दिया। बस फिर क्या था, पूरा ग्रुप बातों से भर गया। किंग हुआ, अचानक इतना बड़ा रेड एनवेलप, कहीं लॉटरी लग गई क्या? इसके बाद मैंने वो वीडियो भेज दिया जिसमें शिये क्याओशियांग मेरे घर आकर लोकाट के पेड़ पर पेस्टिसाइड छिड़क रही थी। फिर मैंने आराम से गांव वालों को समझाया। हर साल इस समय मेरा परिवार गांव वालों को हमारे पके हुए लोकाट खाने के लिए बुलाता था, लेकिन इस साल हमारी पड़ोसन शिये क्याओशियांग ने पेड़ पर पेस्टिसाइड छिड़क दिया। मुझे डर था कि कहीं कोई गलती से ये फल खाकर बीमार ना पड़ जाए, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया ताकि आप सबको अच्छे से वार्निंग दे सकूं कि कोई भी इन्हें तोड़े या खाए नहीं, और अपने घर वालों को भी बता देना ताकि कोई हादसा ना हो। ये सुनते ही गाँव का एक आदमी गुस्से से फट पड़ा। वो गाली देते हुए बोला, इस शिये क्याओशियांग को आखिर हुआ क्या है? पागल हो गई है क्या? बिना वजह किसी के पेड़ पर पेस्टिसाइड छिड़क रही है। क्या पूरे गांव को मारने का इरादा है इसका? बूढ़ी औरत बहुत ही जहरीली निकली। उससे बस यही बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उससे बेहतर जिंदगी जिए। किंग हुआ, तुम्हें तुरंत अपने मम्मी पापा को वापस बुलाना चाहिए ताकि वो इस औरत का हिसाब कर सकें। शियाओ परिवार के पास बस कुछ ही पेड़ है, लेकिन हर साल उनसे हजारों जिन लोकाट निकलते हैं और अभी लोकाट काफी महंगे बिक रहे हैं। एक जिन की कीमत पूरे 6 युआन चल रही है। अगर तुम्हारा परिवार सारे लोकाट तोड़कर बेच देता तो आराम से कई हजार कमा लेता। इसका पूरा पैसा शिये क्याओशियांग से वसूल करवाओ। गाँव वाले एक एक करके ग्रुप में बोलने लगे। वो लोग तो मुझसे भी ज्यादा गुस्से में थे, जबकि असली नुकसान मेरा हुआ था। हाँ, पिछले सालों में हम सबको उन बड़े बड़े मीठे लोकाट मुफ्त में खाने को मिलते थे, लेकिन इस साल जैसे ही फल पककर तैयार हुए, शिये क्याओशियांग ने उन पर पेस्टिसाइड छिड़क दिया। अब पूरा पेड़ सुनहरे लोकाट से भरा पड़ा है, लेकिन कोई उन्हें खा नहीं सकता। गांव वाले गुस्सा नहीं होंगे तो क्या करेंगे? मैं भी ग्रुप में सबको एक एक करके रिप्लाई देता गया ताकि हर किसी तक बात पहुंच जाए। तभी मैंने सिर उठाकर खिड़की के बाहर देखा। इस वक्त तक संजी लोकाट के पेड़ पर चढ़ चुका था। वो डाल पर बैठकर लोकाट तोड़ रहा था, छील रहा था और सीधे मुंह में ठूस रहा था। नीचे उसकी बीवी भी किसी भूखी चुड़ैल की तरह पागलों की तरह लोकाट मुंह में भर रही थी। उनके पास ही एरजांग आंटी भी लोकाट तोड़ तोड़कर छील रही थी और अपने पोते के मुंह में डाल रही थी। और पिछली जिंदगी में उसी पोते ने मेरी दादी को पहाड़ से धक्का देकर मार डाला था। एरजांग आंटी और संजी लेजी का परिवार अपनी अपनी टोकरियां भरकर वहां से चला गया। हमारे लोकाट के पेड़ के नीचे का पूरा इलाका खाली हो चुका था। जिन लोकाट पर पेस्टिसाइड छिड़का गया था वो सारे साफ हो चुके थे। मैंने तुरंत पापा को फोन लगाया। पापा, आपको जल्दी वापस आना होगा, घर पर बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। बगल वाली क्याओशियांग जादी ने हमारे लोकाट के पेड़ पर पेस्टिसाइड छिड़क दिया। मैंने ग्रुप में वार्निंग भी डाल दी थी, लेकिन अभी मैं बाथरूम से बाहर आया तो देखा कि बहुत सारे लोकाट चोरी हो चुके हैं। पता नहीं किसने नोटिस नहीं देखा, उन्होंने हमारे लोकाट चुरा लिए। वो लोगों ने खा तो नहीं लेंगे ना? उन्हें जहर चढ़ सकता है। मेरी बात सुनते ही मम्मी पापा खेत का काम छोड़कर तुरंत घर की तरफ भागे। उनके पैरों पर पूरा कीचड़ लगा हुआ था। उनके पीछे पीछे दादी भी थी। दादी ने आते ही पूछा, किंग हुआ, क्या हुआ? स्कूल में किसी ने परेशान किया क्या? तुम अचानक घर कैसे आ गए? मैंने सिर हिलाया। नहीं, किसी ने परेशान नहीं किया, बस मुझे बुखार है। टीचर को लगा शायद मुझे फ्लू हो गया है और कहीं बाकी बच्चों को भी न लग जाए, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए घर भेज दिया। बुखार उतर जाएगा तो मैं वापस स्कूल चला जाऊंगा। ये सुनकर मम्मी पापा ने राहत की सांस ली। उन्होंने दादी से कहा कि वो मुझे घर छोड़ दे। मम्मी पापा तो इतनी जल्दी में गांव वालों को ढूंढने भागे कि चप्पल पहनने तक का टाइम नहीं मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लालची अर्जियांग आंटी का परिवार और सन दियांजी अपनी बीवी के साथ चलते चलते ही वो लोकाट खा रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते हर किसी ने कम से कम आधा पाउंड पेस्टिसाइड वाले लोकाट खा लिए थे। जब तक मेरे पापा वहां पहुंचे, दोनों परिवारों के मुंह से झाग निकलने लगा था। जैसे ही सबको पता चला कि लोकाट पर पेस्टिसाइड छिड़का गया था, उनके रिश्तेदार उन्हें जल्दी से गांव के क्लिनिक ले गए, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते अर्जियांग आंटी के पोते की सांस बंद हो चुकी थी। सन लेजी ने सबसे ज्यादा लोकाट खाए थे। जब उसे क्लिनिक लाया गया तब वो बस नाम का जिंदा था। अच्छी बात बस इतनी रही कि अर्जियांग आंटी और सन लेजी की बीवी बच गई, लेकिन उनका स्वागत किसी खुशी भरे गले मिलने से नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार वालों के जोरदार थप्पड़ों से हुआ। अंकल अर्जियांग ने अर्जियांग आंटी को इतना जोर से थप्पड़ मारा कि उसका सिर घूम गया। हमारा बेटा हर महीने तुम्हें 2000 युआन भेजता है, क्या हमारे घर में खाने की इतनी कमी थी? तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? अब देखो हमारा पोता
चला गया। शिंगवान, अब हम अपने बेटे और बहू को क्या जवाब दोगी? जैसे ही अर्जियांग आंटी को पता चला कि उसका प्यारा मोटू पोता मर चुका है और वो भी उन्हीं चुराए हुए लोकाट की वजह से, उसने मेरे परिवार की तरफ जहरीली नजरों से देखा। ये सब तुम्हारी गलती है, मेरे पोते ने तुम्हारे घर के लोकाट खाए थे तभी उसे जहर चढ़ा। अर्जियांग, मुझे क्यों मार रहे हो? जाओ और शिए क्याओ शांग से हिसाब लो। कौन सा हिसाब? उन लोकाट पर पेस्टिसाइड उस जहरीली बुढ़िया शिए क्याओ शैंग ने छिड़का था। हाँ, मेरे पोते की असली कातिल वही शिए क्याओ शैंग है। उस औरत की किस्मत में कभी बेटा होना लिखा ही नहीं था। उसने तीन बेटियां पैदा की, लेकिन एक भी पोता नहीं है उसके पास। वो जरूर मुझसे जलती थी क्योंकि मेरे पास पोता था, इसलिए उसने जानबूझकर मेरे बच्चे को जहर दे दिया। वो पति पत्नी दांत पीस रहे थे जैसे अभी जाकर शिए क्याओ शैंग को जिंदा खा जाएंगे। पास वाले बेड पर बूढ़ी माँ ने भी अपनी बहू का हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। निकम्मी औरत, मुझे शुरू से ही तुझे अपने तीसरे बेटे से शादी नहीं करवानी चाहिए थी। अगर मेरे बेटे को लोकाट इतने पसंद थे तो खुद कुछ पेड़ लगा लेती, मर नहीं जाती उससे। लेकिन नहीं, खुद मेहनत करनी नहीं थी, बस दूसरों के घर से चोरी करनी थी। मेरे बेचारे बेटे को तुमने मार डाला। दोनों परिवारों की आंखों में जलता हुआ गुस्सा देखकर मैंने तुरंत अपने फोन वाला वीडियो उन्हें फॉरवर्ड कर दिया। तुम लोगों को जाकर शिए की आशांग दादी को पकड़ना चाहिए। हमारे लोकाट के पेड़ पर पेस्टिसाइड उसी ने छिड़का था। असल गुनहगार वही। दोनों परिवारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सीधे शिए कियाओ श्यांग के घर की तरफ भाग पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे गया और चलते चलते पुलिस को फोन लगा। हेलो, मुझे क्राइम रिपोर्ट करनी है। किसी ने जानबूझकर हमारे घर के लोकाट में जहर मिलाया है। गांव के 2 लोग उन्हें खाकर पॉइजन हो चुके हैं। मैंने अभी फोन रखा ही था कि देखा दोनों परिवार बड़े बड़े डिब्बे उठाए पूरे गुस्से में शिए कियाओ श्यांग के घर में घुस गए। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कॉम्पनसेशन मांग रहे थे। घबराई हुई और गुस्से से पागल शिए कियाओ श्यांग ने सीधे किंगहुआ की दादी की तरफ उंगली कर, उन्हें जहर शियाओ परिवार के लोकाट से हुआ है। जाओ और किंगहुआ की दादी को पकड़ो। वो लोग गाँव वालों को लोकाट खिलाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपके से पेस्टिसाइड छिड़क दिया। तुम्हारे घर वालों को जहर शियाओ परिवार ने दिया है, उनसे जाकर कॉम्पनसेशन मांगो। ये सुनते ही संजी के बड़े भाई ने जमीन पर थूक दिया और गुस्से में गाली देते हुए बोला, तू कितनी घटिया औरत है। हमने वीडियो में साफ साफ देखा है, तूने ही शियाओ परिवार के पेड़ पर पेस्टिसाइड छिड़का था, तभी मेरा भाई वो लोकाट खाकर मर गया। और अब अपनी गलती मानने की जगह तू यहाँ खड़ी होकर दूसरों पर इल्जाम डाल रही है। एक पल के लिए शिए कियाओ श्यांग घबरा गई, लेकिन फिर भी दांत भींचकर सब मानने से इनकार करती रही। तभी मैंने अपना फोन निकाला और आवाज पूरी तेज कर मैं सीधे उस बुढ़िया के सामने जाकर खड़ा हो गया। कियाओ श्यांग दादी, मेरे परिवार ने आपका कभी क्या बिगाड़ा है? आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पूरे गांव को पता है कि हर साल लोग हमारे घर लोकाट तोड़ने आते हैं। आप चुपके से आकर हमारे पेड़ पर पेस्टिसाइड छिड़क गई। क्या आपका इरादा पूरे गांव को जहर देकर मेरे मम्मी पापा पर इल्जाम डालने का था? मैंने कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़का। हाँ, उस प्रेयर में पेस्टिसाइड था ही नहीं, उसमें तो बस नदी का पानी था। मैंने देखा तुम्हारा पेड़ थोड़ा सूखा लग रहा था तो मैंने अच्छे दिल से उस पर थोड़ा पानी छिड़क दिया। इसमें गलत क्या है? तभी अचानक बाहर से पुलिस की तेज सायरन की आवाज गूंज उठी। मेरे चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने फोन वापस जेब में रख लिया। पुलिस वाले भीड़ को हटाते हुए अंदर आए। तुमने पेस्टिसाइड छिड़का था या पानी, ये सब पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा। ऑफिसर्स पूरी जांच करेंगे और जो बेगुनाह होगा उसे साफ साबित कर देंगे। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो लोग खुद लालची थे, इसलिए चोरी करके लोकाट खाने गए। इसमें मेरी क्या गलती है? शिए कियाओ श्यांग पुलिस वालों से छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन ऑफिसर्स उसे पकड़कर पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले गए। कुछ ही देर में पूरे शिए परिवार के घर के चारों तरफ पुलिस टेप लगा दी गई। पुलिस वालों को जल्दी ही घर के अंदर वो पेस्टिसाइड वाला स्प्रेयर मिल गया। आंगन में उन्हें पेस्टिसाइड की खाली बोतल भी मिली। जांच करने पर पता चला कि उस बोतल में जो केमिकल था वही हमारे लोकाट के पेड़ पर भी मिला था। क्योंकि वीडियो मैंने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था, इसलिए मुझे भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। शियाओ किंग हुआ, तुम्हें पता था कि शिए कियाओ श्यांग तुम्हारे घर के पेड़ पर पेस्टिसाइड छिड़क रही थी, फिर तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने कड़वी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उस समय मुझे तेज बुखार था और मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। ऊपर से कियाओ श्यांग दादी और हमारे परिवार की कभी बनी भी नहीं। घर पर उस वक्त कोई और था भी नहीं। मुझे डर था कि अगर मैं सामने जाता तो वो मुझे मारने या गाली देने लगती, इसलिए मैंने चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ताकि बाद में पापा को दिखा सकूं। गांव वालों के बीच कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए मैंने वो वीडियो गांव वाले ग्रुप में भी डाल दिया था। और अगर किसी ने मैसेज ना देखा हो, इसलिए मैंने हाथ से वार्निंग साइन लिखकर पेड़ पर भी टांग दिया था। वो साइन अभी भी वहाँ होना चाहिए। ऑफिसर ने फिर पूछा, तो जब एरचांग और संजी का परिवार लोकाट तोड़ने आया तब तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने तुरंत समझाया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मैं घर के पीछे वाले रेस्टरूम गया हुआ था। जब वापस आया तब मैंने दरवाजे के सामने लोकाट के पत्ते बिखरे हुए देखे। पेड़ पर फल भी काफी कम हो चुके थे। तभी मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने तुरंत अपने घर वालों को फोन किया और सब बता दिया। मैंने ये भी कहा कि प्रूफ के लिए मेरा कॉल हिस्ट्री चेक किया जा सकता है। मैंने अपना फोन अनलॉक करके पुलिस को दे दिया। करीब 1 घंटे बाद मेरा बयान पूरा हुआ और मैं बाहर निकल आया। मुझे बाहर आते देख मेरा पूरा परिवार तुरंत मेरे पास आ गया। मैंने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और हम सब साथ में घर लौट आए। लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे, बगल वाले घर से रोने चिल्लाने और सामान टूटने की आवाजें आने लगी। बस करो, चीजें तोड़ना बंद करो। शिए कियाओ श्यांग ने पेस्टिसाइड छिड़का था, इसमें मेरा क्या कसूर है? शिए कियाओ श्यांग तुम्हारी बीवी है, गलती उसकी है तो पैसा भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। मैं उससे तलाक ले लूंगा। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर आएगी मैं तुरंत डिवोर्स दे दूंगा। अब उसका इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर पैसे चाहिए तो उससे या उसके मायके वालों से मांगो। शिए कियाओ श्यांग का पति गुस्से से लाल हो रखा था, लेकिन वहाँ किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वो आदमी पूरे गाँव में घर का तानाशाह माना जाता था। वो हमेशा अपनी बीवी पर हाथ उठाता या चिल्लाता
चिल्लाता रहता था। उसकी तीनों बेटियों को भी शादी से पहले अक्सर मार पड़ती थी। शादी के बाद तो वो लड़कियां त्योहारों पर बस थोड़ी देर के लिए औपचारिकता निभाने आती थी और फिर चली जाती थी। आखिर आएंगी भी क्यों? उनकी शादी के वक्त उनके अपने बाप ने ही उनसे एक बात कही थी, शादीशुदा बेटी तो बहा हुआ पानी होती है, इसलिए बिना वजह वापस मत आना। अब जब शिये क्याओशियांग ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी तो उसका पति घबराकर अपनी बेटियों और दामादों को फोन पर मदद के लिए बुलाने लगा, लेकिन किसी ने भी उसका फोन तक नहीं उठाया। देखो कितनी आज्ञाकारी निकली उसकी बेटियां। बाप ने कहा था वापस मत आना, तो सच में वापस नहीं आई। उधर एरचांग और संजलेजी के परिवार पहले ही शिये क्याओशियांग के घर में घुस चुके थे। उन्होंने पूरा घर तहस नहस कर दिया। परिवार की बैंक बुक, 2 मोटे सुअर, खेत जोतने वाला बैल, 10 से ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गियां और 20 से ज्यादा बोरे धान के सब वहीं दोनों परिवारों ने आपस में बांट लिए। मैंने चुपके से 2 बार अंदर झांक कर देखा। एरचांग आंटी का छोटा पोता और संजलीजी की लाशें अभी भी शिये परिवार के घर में पड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरा परिवार वापस आ गया है, शिये क्याओशियांग का पति तुरंत इल्जाम हमारी तरफ घुमाने लगा। उसने मेरे मम्मी पापा की तरफ उंगली करके चिल्लाया, अगर तुम्हारे दोनों परिवार हमारे घर के लोकाट चोरी करने नहीं जाते तो जहर कैसे चढ़ता? इसमें तुम्हारे परिवार की भी गलती है। जाओ इनसे भी पैसे मांगो। हाँ सही कहा, किंगहुआ तो अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। इनके घर जाओ और पैसे मांगो। अगर ना दे तो इनके स्कूल जाकर हंगामा करो। ऐसा तमाशा करो कि उनका किंगहुआ स्कूल तक ना जा पाए। शिये क्याओशियांग के पति की बात गलत भी नहीं थी। अगर हमारे घर का पेड़ ना होता तो ये सब कभी नहीं होता। और सच में एरचांग और संजलेजी के परिवारों ने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे भूखे जानवर शिकार को देखते हैं। उनकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अच्छे इंसान बनने का यही इनाम मिलता है। जितना अच्छा बनो लोग उतना ही सिर पर चढ़ जाते हैं। आसपास जमा गांव वालों की भीड़ को देखकर मैं आगे बढ़ा। मेरी आंखें हल्की लाल हो गईं। मैंने सबके सामने गहरा झुककर प्रणाम किया और ऊंची आवाज में बोला, इतने सालों में क्या इस गांव का एक भी परिवार ऐसा है जिसने हमारे लोकाट नहीं खाए? मेरे दादाजी और मेरे मम्मी पापा ने हमेशा गांव वालों को अपने परिवार जैसा माना, कभी किसी को लोकाट तोड़ने से नहीं रोका। आज मैं आप सबसे हमारे लिए लड़ने को नहीं कह रहा, बस इतना चाहता हूँ कि कोई एक इंसाफ वाली बात बोलते। ये कहते कहते मेरी आवाज और भारी हो गई। वो लोकाट के पेड़ हाँ हमारे परिवार ने लगाए थे, लेकिन क्या हमने कभी एरचांग आंटी या इन लोगों को बुलाकर कहा था कि आओ और चोरी करो? वो खुद हमारे घर चोरी करने आए। हमने तो अभी तक अपने नुकसान का हिसाब भी नहीं मांगा और अब खुद जहर खाकर ये उल्टा हमसे पैसे मांगने आ गए। आखिर ये कौन सा इंसाफ है? मैंने भीड़ की तरफ ठंडी नजरों से देखा और मेरी आवाज फिर से सख्त हो गई। अगर आज मेरे परिवार को इस बात का पैसा भरना पड़ा तो आज के बाद जब भी मैं किसी को खेत में पेस्टिसाइड छिड़कते देखूंगा, मैं खुद जाकर उनकी फसल का एक और खाऊंगा और फिर वहीं लेटकर कॉम्पनसेशन मांगूंगा। आखिर फसल तो तुम लोगों की होगी और पेस्टिसाइड भी तुमने ही डाला होगा, फिर चाहे मैं चोरी ही क्यों न कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। मेरी बात सुनकर जो गाँव वाले अब तक चुप थे वो भी बेचैन होकर आपस में फुसफुसाने लगे। तभी भीड़ में से 5th ग्रेड अंकल अपनी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे आ गया। वो गाँव के सबसे बुजुर्ग लोगों में से थे। उनकी धुंधली आंखें भीड़ पर घूमती हुई आखिर मेरे चेहरे पर आकर रुकी। किंगहुआ, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन तुम्हें अपने परिवार के उन लोकाट के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या सच में गांव वाले उन्हें चोरी करते थे? जब तुम्हारे दादाजी जिंदा थे वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारे परिवार के फल पूरे गांव के फल हैं। अगर कोई बच्चा खाने का मन होने पर कुछ लोकाट तोड़ लेता था तो उसे चोरी नहीं माना जाता था, लेकिन अब तुम बार बार चोरी चोरी बोलकर बात को बड़ा बना रहे हो। क्या ये थोड़ा बेरहम नहीं लग रहा? मैंने उनकी तरफ देखकर शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, 5th ग्रेड अंकल, मैं आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आप बड़े हैं, लेकिन फल बांटना हमारे परिवार की अच्छाई थी। बिना पूछे चीज उठाना चोरी ही कहलाता है। मेरे दादाजी अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लोग जितना मन करे उतना उठा ले और बाद में उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा दे। आज ये लोग हमारे घर चोरी करने आए, खुद जहर खा लिया और अब हमसे पैसे मांग रहे हैं। आखिर ये कौन सा इंसाफ है? 5th ग्रेड अंकल ने लंबी सांस छोड़ी। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन गाँव वाले गरीब है और तुम्हारा परिवार बाकी लोगों से अच्छा कमा लेता है। क्या तुम थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते? अगर हर कोई ऐसे हिसाब करने लगे तो गाँव की भाईचारा वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। भाईचारा तो उस दिन खत्म हो गया था जब ये लोग मेरे घर के बाहर खड़े होकर हमसे पैसे मांगने लगे थे। अच्छाई करने से इज्जत नहीं मिलती, लोग बस तुम्हें दबाने लगते हैं। तभी भीड़ में से अचानक ठंडी हंसी सुनाई दी। वो गांव के पूरब वाले हिस्से का झाऊ लाहू था। उसके हाथ में हरी बोतल थी और वो लड़खड़ाता हुआ आ गया। किंगहुआ, तुम कहते हो भाईचारा खत्म हो गया, तो ये बताओ, जब तुम्हारे दादाजी ने घर बनाया था तब उन्होंने हमारे परिवार की आधी जमीन घेर ली थी। क्या हमारे परिवार को उसका एक पैसा मिला? और परसों से पहले वाले साल तुम्हारे बाप ने 2 पॉपुलर के पेड़ काटकर जलावन बना लिया था, तब क्या हमने कुछ कहा था? अब तुम्हारे घर के कुछ बेकार से लोकाट के कारण एक आदमी मर गया और तुम लोग खुद को विक्टिम बता रहे हो। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि मैंने अपने परिवार से ये बातें कभी नहीं सुनी थी। लेकिन तभी मेरे पापा अचानक आगे बढ़े और तेज आवाज में जवाब दिया, उस वक्त घर बनाने के लिए जमीन गाँव के अधिकारियों ने बांटी थी। झाऊ लावो के परिवार को आधी जमीन का सही कॉम्पेंसेशन बहुत पहले ही मिल चुका था, और जहाँ तक उन 2 पॉपुलर पेड़ों की बात थी वो इसलिए काटे गए थे क्योंकि झाऊ परिवार का बेटा हमारे फल वाले पेड़ काटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। तब खुद झाऊ लावो के बाप ने माफी मांगते हुए वो पेड़ कॉम्पेंसेशन में देने की बात मानी थी। पापा जितना बोलते गए उतना ही उनका गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने
उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामने वाले पुराने हिसाब खोलना चाहते हैं तो आज सबके सामने हर बात साफ साफ हो जानी चाहिए। पापा के पास हर बात का सबूत जैसा जवाब था, इसलिए झाओ लावो तुरंत चुप पड़ गया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर भी इज्जत बचाने के लिए गर्दन तानकर धीरे धीरे बड़बड़ाता रहा कि हमारा परिवार बस दिखावे की अच्छाई करता है। तभी अब तक चुप खड़ी गांव की चेन भाभी अचानक आगे आई। झाओ लावो, यहाँ और आग मत लगाओ। जब तुम्हारी बीवी की डिलीवरी में जान जाने वाली थी तब किंगहुआ की दादी ही रात में 10 ली दूर जाकर दाई को बुलाकर लाई थी और उन्होंने तुमसे 1 पैसा तक नहीं लिया था। अब तुम ऐसी बातें बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनते ही झाओ लावो का चेहरा और लाल हो गया। वो कुछ बड़बड़ाता हुआ वापस भीड़ में घुस गया, लेकिन उसकी बातों ने जैसे पूरे माहौल में आग लगा दी थी। संजी का चचेरा भाई भीड़ चीरते हुए आगे आया और मेरे पापा की तरफ उंगली करके चिल्लाया, तुम लोगों ने सड़क के किनारे लोकाट के पेड़ लगाए ही क्यों थे? ताकि लोग उन्हें तोड़े ना। अब हादसा हो गया तो हाथ झाड़ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे पापा तुरंत बोले, पेड़ मेरे दादाजी ने लगाए थे और सड़क सरकारी जमीन है, क्या तुम्हारे हिसाब से हमें पेड़ उखाड़ देने चाहिए थे? तो अब चोरी करना भी सही हो गया। इसके बाद पूरी भीड़ एक साथ शोर मचाने लगी। कोई 10 साल पुराने झगड़े निकालने लगा, कोई कहने लगा कि इस साल हमारे घर की फसल अच्छी हुई थी इसलिए हमें गांव में ज्यादा बांटना चाहिए था। कुछ लोग ये भी बोलने लगे कि क्योंकि हमारा परिवार थोड़ा अच्छा कमाता है इसलिए हमें ज्यादा पैसा भरना चाहिए। जो गांव वाले पहले डगमगा रहे थे वो भी फिर से इन पुरानी बातों में बहकने लगे। मैं उन सभी चेहरों को देखता रहा, इतने जाने पहचाने चेहरे, लेकिन उस वक्त सब अजनबी लग रहे थे। अचानक मेरी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। मुझे दादी की बात याद आई। वो हमेशा कहती थी कि गांव वाले सीधे साधे और ईमानदार होते हैं, लेकिन अब लग रहा था कि उस सीधेपन के नीचे लालच, जलन और चालाकी छिपी हुई थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अगर आज सब पुराने हिसाब निकालना चाहते हैं तो फिर सब निकाल लेते हैं। किस किस परिवार ने हमारे पैसे उधार लिए और आज तक लौटाए नहीं? किसने हमारे घर से अनाज लिया और वापस नहीं किया? किसके बच्चे की फीस मेरे पापा ने भरी थी ताकि वो स्कूल जा सके? चलो आज हर एक हिसाब साफ कर लेते हैं। मेरी बात ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थी। जो गांव वाले अभी तक हंगामा करने के मूड में थे उनमें से कई लोग तुरंत चुप हो गए। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर इस गांव में ऐसा कौन सा परिवार था जिसे शियाओ परिवार ने कभी मदद न की हो? अगर सच में हिसाब किताब शुरू हो जाता तो गलत वही लोग निकलते। जो लोग अब तक बस तमाशा देखने खड़े थे वो भी मेरी बात सुनकर आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। चिंगहुआ के परिवार की बात गलत भी नहीं है। गांव में हर कोई पेड़ लगाता है, क्या आप सब अपने पेड़ काट देंगे? और खेती करते वक्त कौन पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करता? अगर आज सच में चिंगहुआ के परिवार को पैसा भरने पर मजबूर किया गया तो कल से गांव में हर कोई यही चाल चलने लगेगा। फिर खेती कौन करेगा? मैं देख रहा था कि धीरे धीरे गांव वालों की सोच हमारे परिवार की तरफ झुकने लगी थी। मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे मन ही मन फैसला कर लिया। उन्होंने दादी का हाथ पकड़ा और सीधे शिये कुई के घर के सामने जाकर पत्थर की सीढ़ी पर बैठ गए, जैसे साफ कह रहे हों कि इंसाफ मिले बिना यहाँ से नहीं उठेंगे। खासकर मेरी माँ तो सीधे शिये कुई के घर के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो बार बार मांग कर रही थी कि शिये कुई का पति बाहर आए और सबके सामने साफ साफ बात करे। अभी तक तो यही बोल रहे थे ना कि हमारे परिवार के फल की वजह से उनके घर वालों को नुकसान हुआ है, तो आज पूरा हिसाब यही होगा। माँ ने ये भी कहा कि पिछले कई सालों में उन्होंने हमारे बगीचे से जितने फल चोरी किए हैं उसका भी पूरा हिसाब होना चाहिए। एक एक फल का पैसा जोड़ कर दो और आज के बाद शर्म छोड़कर हमारे बगीचे में घुसने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कल फिर कुछ खाकर बीमार पड़ जाओगे और इल्जाम हमारे शियाओ परिवार पर डाल दोगे। हमारा परिवार अब ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना बोलने के बाद माँ ने अचानक मुड़कर उन गाँव वालों को घूरा जो अब तक हमसे पैसा दिलवाने की बात कर रहे थे। उन्होंने बिना डरे सीधे उंगली उठाकर कहा, और तुम लोग भी इतनी जल्दी मत निकलना। इतने सालों में हमारे पेड़ों से कितने लोकाट, कितने आलू बुखारे, आड़ू, खुरमानी और अनार तोड़कर ले गए हो तुम सब। सबका हिसाब जोड़ो, छोटी रकम नहीं बनती। आज जब पूरा गांव यहाँ खड़ा है तो तुम लोग भी अपना कर्ज साफ कर दो। माँ की आवाज और सख्त हो गई। आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। हमारे पेड़ों के एक भी फल को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, ताकि कल को अगर तुम्हारे घर का कोई हमारे पेड़ का फल खाकर सिर दर्द, बुखार या कुछ और होने का बहाना बनाए तो हमें 1000 मुंह होने पर भी खुद को समझाना ना पड़े। माँ की बात सुनते ही उन गाँव वालों के चेहरे उतर गए जो हमेशा मुफ्त का फायदा उठाने में आगे रहते थे। जियाओ लाओसी की बीवी सबसे पहले भड़क गई। वो आगे कूदकर चिल्लाई, ओ तो अब तुम हम पर तुम्हारे फल चोरी करने का इल्जाम लगा रही हो? तुम्हारी अपनी सास ही कहती थी कि आराम से फल तोड़ लिया करो, अब तुम लोग उनकी बात से मुकर रहे हो। ये सुनते ही मेरे पापा गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने उसकी तरफ उंगली करके कहा, आराम से थोड़ा बहुत तोड़ लेना एक शिष्टाचार की बात होती है, लेकिन तुम लोगों ने तो टोकरियां भर भर कर घर पहुंचाया। पिछले साल हमारे सबसे बड़े आलू बुखारे के पेड़ का एक भी फल रात भर में नहीं बचा। वो तुम्हारे बेटे ने नहीं तोड़ा था क्या? जियाओ सिस की बीवी तुरंत चीखी, तुमने देखा था क्या? कोई सबूत है? बिना सबूत के ये सब बदनाम करना है। मैंने देखा कि वो औरत पूरी तरह बेशर्म हो चुकी थी। मैं दादी के पास गया और अपनी जेब से एक पुरानी सी नोटबुक निकाली। मैंने उसका एक पन्ना खोलकर सबको दिखाया और बोला, सबूत चाहिए? मेरी दादी ने 3 साल पहले से हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। आज वही लेजर मैं साथ लाया हूँ। किस परिवार ने कब क्या तोड़ा, कितना तोड़ा, सब लिखा हुआ है। जैसे मई 2022 में तुम लोगों ने कितना फल तोड़ा था, यहाँ साफ लिखा है, पूरे 25 जिन। दादी हमेशा कहती थी कि लोगों की अच्छाई याद रखनी चाहिए। किसे पता था कि ये कॉपी एक दिन उनकी बुराई लिखने के काम आएगी। जैसे ही मैंने बात खत्म की, जियाओ सिस की बीवी
झपट कर नोटबुक छीनने दौड़ी, लेकिन मैं साइड में हट लिया। वो चिल्लाने लगी कि ये लेजर नकली है। मैं बस ठंडी हंसी हंसा। मैंने पन्ना खोलकर जोर जोर से पढ़ना शुरू किया कि जियाउस इसकी बीवी ने कब कब कितना फल तोड़ा था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। अर्जियांग और संजी के परिवारों के चेहरे शर्म से उतर गए। तभी अर्जियांग की बीवी बाहर निकलकर चिल्लाई, तो क्या हुआ अगर लिखा है? वो फल वैसे भी पेड़ पर सड़ जाते, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे उन्हें तोड़कर। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मदद? फल तोड़ने के बाद तुम ही लोग हमारे फल को खट्टा बोलते थे, मेरे परिवार को कंजूस कहते थे, यही तुम्हारी मदद है? तभी गांव के लू अंकल आगे आए और बोले, किंग हुआ, पिछले साल जब मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई थी तब तुम्हारे पापा ने ही 3000 युआन देकर इलाज करवाया था। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मैंने भीड़ की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, लू अंकल, गाँव वालों, मैं शियाओ किंग हुआ आज यहाँ किसी से कर्ज वसूलने नहीं आया हूँ। मैं बस इंसाफ मांग रहा हूँ। चोरी चोरी होती है, नुकसान पहुँचाना होता है। सिर्फ इसलिए कि हमारा परिवार अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमें दबा सकता है। मेरी बातों और उस नोटबुक के भरे हुए पन्नों ने पूरे गांव को चुप करा दिया। फिर भी कुछ लोग आगे बढ़कर नोटबुक छीनने की कोशिश करने लगे। मैंने तुरंत उसे वापस जेब में रखा और साफ धमकी दी कि अगर आज ये मामला खत्म नहीं हुआ तो मैं ये लेजर गांव के मुखिया और टाउन ऑफिशियल्स दोनों को दिखाऊंगा। फिर सबको पता चल जाएगा कि हमारे गांव वाले दूसरों की अच्छाई का बदला कैसे देते हैं। क्या फिर हमारा सिविलाइज्ड विलेज वाला टाइटल बच पाएगा? गाँव में हर कोई जानता था कि हमारा परिवार सीधा साधा था। इतने सालों से जब भी हमारे खेतों में फल सब्जियां पकती थी, कोई न कोई फायदा उठाने आ ही जाता था। खासकर वो कुछ परिवार जो हमेशा हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते थे। वो लोग हमेशा जरूरत से कहीं ज्यादा उठा ले जाते, सिर्फ खुद खाने के लिए नहीं, पेट भरकर खाने के बाद बोरे भर भर कर घर भी ले जाते। हर बार इतना तोड़ते कि अपने रिश्तेदारों में भी बांट सके। लेकिन मम्मी पापा और दादी हमेशा यही कहते थे, हमारे परिवार में तो सिर्फ 4 ही लोग हैं। वैसे भी पेड़ों पर लगे सारे फल हम अकेले खा नहीं सकते, दूसरों को दे देंगे तो अच्छा काम ही होगा। गांव वाले हमारी अच्छाई याद रखेंगे। फिर अगर कभी हमारे परिवार पर मुसीबत आई तो गांव वाले भी हमारी मदद करेंगे। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि पुरानी कहावत इतनी सच निकलेगी। छोटा एहसान इंसान को शुक्रगुजार बनाता है, लेकिन बहुत बड़ा एहसान इंसान को दुश्मन बना देता है। इतने साल हमारे घर के फल खाने के बाद जैसे ही हमारे परिवार पर झूठा इल्जाम लगा, सबसे पहले हमें कुचलने दौड़े वही लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया था। उल्टा जो गांव वाले कभी कभार ही हमारे घर फल तोड़ने आते थे, वही लोग हमारे लिए अच्छी बातें कर रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि मेरे मम्मी पापा अपने फैसले पर अड़े हुए हैं और सच में हिसाब करने को तैयार हैं, तो ज्यादातर गांव वाले धीरे धीरे श्याओ परिवार की तरफ हो गए। सब जियाओ क्योशोंग के परिवार को गलत बोलने लगे। साफ दिख रहा है कि पेस्टिसाइड उसी परिवार ने छिड़का था, फिर भी इल्जाम श्याओ परिवार पर डाल रहे हैं। गांव वाले भी हवा का रुख देखकर तुरंत पलट गए और अब सारा दोष जियाओ क्योशोंग के परिवार पर डालने लगे। मैं उन चेहरों को देख रहा था। कुछ देर पहले तक वही लोग हमें निगल जाने वाली नजरों से देख रहे थे, लेकिन अब अचानक खुद को न्याय का देवता बना रहे थे। मेरे दिल में अजीब सी उदासी भर गई। तभी अर्जियांग का बेटा अचानक मेरे सामने आकर घुटनों के बल गिर पड़ा। किंग हुआ, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी माँ के लालच की वजह से हुआ। अभी हॉस्पिटल से खबर आई है, उसने आखिरी सांस ले ली। मरने वाले की इज्जत के लिए क्या तुम्हारा परिवार थोड़ा फ्यूनरल का खर्चा दे सकता है? हमारे पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ हमारे घर के फल चोरी करके पॉइजन हुई थी, इसकी जिम्मेदार जियाओ क्योशोंग है। अगर फ्यूनरल का पैसा मांगना है तो उसके परिवार से मांग। वो रोते हुए बोला, लेकिन उनका परिवार भी गरीब है। किंग हुआ, तुम्हारा परिवार हमेशा से दयालु रहा है, बस इस बार हमारी मदद कर दो। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठे अर्जियांग को देखता रहा। मेरे दिल में अजीब सी कसक उठी। मुझे याद आया बचपन में वो मुझे खेलने बाहर ले जाता था। दादी भी उसे छुपकर फल खिलाया करती थी, लेकिन आज वही इंसान पैसों के लिए मेरे सामने घुटनों पर था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले सन लेजी की माँ भी भीड़ चीरते हुए आगे आ गई। किंग हुआ, मुझे पता है गलती हमारे परिवार की थी, लेकिन अब वो मर चुकी है। कम से कम ठीक से दफनाने लायक मदद कर दो। इसे एक अच्छे काम की तरह समझ लो। हम कसम खाते हैं कि किसी को नहीं बताएंगे कि ये कॉम्पेंसेशन है, बस कह देंगे कि तुम्हारे परिवार ने सिंपैथी में मदद की है। मैंने सिर हिलाया। ये पैसे की बात नहीं है। अगर आज मेरा परिवार पैसा देता है तो कल कोई और भी किसी के बगीचे में जहर डालकर पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा। मैं ऐसी मिसाल बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। तभी भीड़ में से किसी ने ताना मारा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, असल में तुम्हें बस पैसे खर्च नहीं करने। तुम्हारा परिवार इतना अमीर है, फिर भी इतनी छोटी रकम का दुख है। तभी अब तक चुप खड़ी मेरी दादी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। उन्होंने अपने पुराने कोट के अंदर से रुमाल में बंधी एक छोटी सी गठरी निकाली और धीरे धीरे उसे खोलने लगी। उस रुमाल के अंदर मुड़े तुड़े नोटों की एक गड्डी थी। दादी ने कांपती आवाज में कहा, एर्जियांग, ये 500 युआन मैंने अंडे बेच बेच कर बचाए थे, इसे रख लो और अपनी माँ के लिए अच्छा सा कफन ले लेना। ये कॉम्पेंसेशन नहीं है, बस एक बूढ़ी औरत की तरफ से दिल से की गई मदद है। तभी भीड़ में से कोई बोला, दादी 500 युआन से क्या होगा? दूसरा तुरंत बोल पड़ा, औरत मर चुकी है। किंग हुआ का परिवार इतना अच्छा कमाता है, थोड़ा ज्यादा दे देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, अच्छा काम ही तो होगा। मैंने सीधे उनकी तरफ देखकर कहा, मेरे परिवार की अच्छाई को गिल्ट ट्रैप बनाने की कोशिश मत करो। अगर आज मैंने एक पैसा भी दिया तो कल से लोग जानबूझकर चोरी करेंगे और फिर पैसे मांगेंगे। मैं ऐसा एग्जाम्पल
लोकल बिल्कुल नहीं बनने दूंगा, और अगर किसी ने यहाँ फिर हंगामा करने की कोशिश की तो हम सीधे पुलिस बुलाएंगे, ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन का केस करेंगे। और एक बात और, इतने सालों में जिसने भी हमारे बगीचे से फल चोरी किए हैं वो अगले 2 दिन के अंदर उसका हिसाब चुका दे, वरना बाद में जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरी सख्त बात सुनकर एरजियांग और सन लेजी के परिवार घबरा गए। आखिर इतने सालों में हमारे घर से सबसे ज्यादा फल उन्हीं 2 परिवारों ने चोरी किए थे। अगर सच में हिसाब बैठता तो कॉम्पनसेशन तो उल्टा उन्हें हमारे परिवार को देना पड़ता। ऊपर से ज्याओ क्यूशियांग पहले ही पुलिस की गिरफ्त में थी और पेस्टिसाइड छिड़कने का वीडियो मेरे पास था। अगर मामला कोर्ट तक जाता तो उनके पास हमसे पैसा मांगने का कोई सबूत नहीं था। जैसा मैंने पहले कहा था, हमने किसी के गले पर चाकू रखकर उन्हें हमारे लोकाट चोरी करने नहीं बुलाया था। सबूत इतने मजबूत थे कि आखिरकार ज्याओ क्यूशियांग को जहर देकर मौत का कारण बनने का दोषी माना गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मैंने सुना कि फैसला आने के बाद उसका पति डिवोर्स पेपर लेकर जेल पहुंचा। फैसला आ चुका है, उम्र कैद। अब तू पूरी जिंदगी यहीं सड़ेगी, बाहर कभी नहीं निकल पाएगी। मैं अभी जिंदा आदमी हूँ, क्या पूरी जिंदगी विधुर बनकर रहूं? जल्दी से साइन कर और मुझे किसी और को घर लाने से मत रोक। ज्याओ क्यूशियांग रोते हुए बोली, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताई और आखिर में तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? लोग क्या कहेंगे? नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगी। उसका पति ठंडी आवाज में बोला, तू माने या ना माने उससे कुछ बदलने वाला नहीं। इतना कहकर वो मुड़कर चला गया। कुछ ही समय बाद वो एक बूढ़ी विधवा को अपने घर ले आया। उधर एरजियांग आंटी, जिसने गलती से बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड खा लिया था, आखिर मर गई। यहाँ तक कि सन लेजी की बीवी भी फैसला आने तक जिंदा नहीं रह पाई। सांस की बीमारी बढ़ने से उसकी भी हॉस्पिटल बेड पर मौत हो गई। ये सब होने के बाद दादी रोते रोते पापा से बोली, कुल्हाड़ी ले आओ, दरवाजे के सामने वाले इन मनहूस लोकाट के पेड़ों को काट दो। पापा सच में कुल्हाड़ी लेने जाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। पापा, आप इन्हें नहीं काट सकते। आसपास तमाशा देख रहे गांव वाले ये सुनकर हंस पड़े। गांव के पश्चिम वाले हिस्से के बूढ़े सन लू, जो स्टीम्ड बन खा रहे थे, ताना मारते हुए बोले, वाह किंग हुआ, लगता है तुम्हें अपने इन कीमती पेड़ों से बहुत प्यार है। आखिर तुम्हारे दादाजी की जान थे ये पेड़, इंसानों की जान से भी ज्यादा कीमती है ना? मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, सनलू अंकल, पिछले साल आपके तालाब की दर्जन भर मछलियां मर गई थीं। तब तुमने जिद पकड़ ली थी कि हमारी तरफ से उड़कर आए पेस्टिसाइड की वजह से तुम्हारी मछलियां मरी हैं और मेरे परिवार से 500 युआन तक वसूल लिए थे। लेकिन बाद में सच क्या निकला? तुम्हारा अपना बेटा ही खेलते खेलते अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर का बैटरी एसिड तालाब में डालाया था, है ना? तो वो 500 युआन कब वापस करोगे? बूढ़ा सनलू तुरंत बौखला गया। तू क्या बकवास कर रहा है? ये सब झूठ है। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। झूठ है या सच, ये तुम खुद अच्छे से जानते हो और मैं अभी साफ साफ बोल रहा हूँ। ये पेड़ हमारी जमीन पर है और हम एक भी पेड़ नहीं काटेंगे। अगर किसी ने दोबारा इन पेड़ों को लेकर बवाल किया तो फिर पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ खुलेंगे। तभी भीड़ में से एक औरत जोर जोर से रोने लगी, हद हो गई, लोग मर गए फिर भी ये पेड़ नहीं काटेंगे। ये तो मरने वालों की आत्मा को भी चैन नहीं लेने देना चाहते, पूरे गांव पर और अपशगुन लाना चाहते हैं। देख लो सब लोग, शियाओ परिवार की असली औकात यही है। उसकी रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ अंधविश्वासी गांव वाले भी सहमति में बड़बड़ाने लगे। तभी बूढ़ा झाओ वू फिर बोल पड़ा, किंग हुआ, पेड़ मत काटो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन फिर तुम्हें गांव में कोई मास्टर बुलाकर 3 दिन तक पूजा पाठ करवाना होगा। उसकी पवित्र शक्ति से इस बुरी छाया को हटाना पड़ेगा, नहीं तो इन पेड़ों की मनहूस छाया पूरे गांव पर बनी रहेगी और हम में से किसी को चैन नहीं मिलेगा। मैंने सीधा जवाब दिया, हमारे पेड़ हमारी जमीन पर उग रहे हैं, इसमें तुम्हारा क्या लेगा देना? अगर किसी को पूजा करवानी है तो अपने पैसों से करवा लो, हमारा परिवार एक पैसा नहीं देगा। तभी आंटी ली समझाने वाले अंदाज में बोली, बेटा इतना जिद्दी क्यों बन रहा है, थोड़ा झुक जाओ, आखिर हम सब पड़ोसी हैं। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, आंटी ली, याद है जब आपका पोता नाले में गिर गया था, तब मेरे पापा ही कूदकर उसे बाहर निकाल कर लाए थे। उस वक्त आपने क्या कहा था? यही ना कि हमारा परिवार अच्छे लोगों का है और आप जिंदगी भर एहसान मानेंगी। और आज सिर्फ इसलिए कि मैं बेवजह पेड़ काटने से मना कर रहा हूँ और ऐसा पैसा देने से मना कर रहा हूँ जो हमारा बनता ही नहीं, मैं अचानक बुरा इंसान बन गया। आंटी ली ने मुंह खोला लेकिन फिर सिर झुकाकर चुपचाप भीड़ में पीछे चली गई। मेरे पापा ने पहले मुझे देखा, फिर आंगन के बाहर खड़े उन लालची चेहरों को। उनकी आंखों में बची हुई आखिरी नरमी भी गायब हो गई। वो मेरे पास आकर भारी आवाज में बोले, पेड़ नहीं काटे जाएंगे और हम एक पैसा भी नहीं देंगे। जिसे हमारा घर आंखों में चुभता है वो चाहे तो कोर्ट चला जाए, लेकिन आज के बाद अगर किसी ने बिना इजाजत मेरे आंगन में कदम रखा या एक पत्ता भी तोड़ने की कोशिश की तो मैं सीधे पुलिस में चोरी की रिपोर्ट करूंगा। पापा की बात इतनी सख्त और आखिरी थी कि पूरे गांव वाले एक पल के लिए सन्न रह गए। वो लोग हमेशा शियाओ परिवार को सीधा, नर्म और झुक जाने वाला समझते थे। शायद पहली बार उन्होंने हमें इतने मजबूत तरीके से खड़े होते देखा था। सन लाओलू दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, बस देखते जाओ। फिर वो उन कुछ लोगों को भी खींच कर ले गया जो अभी भी हंगामा करना चाहते। थोड़ी देर में सब लोग मुंह लटकाए वहां से चले गए। दादी खाली पड़े आंगन के दरवाजे को देखती रहीं। फिर उनकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। अब आगे हम इस गांव में कैसे रहेंगे? मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। दादी, गलती लोगों की है, लोकाट के पेड़ों की नहीं। और ये पेड़ तो दादाजी ने खास आपके लिए लगाए थे। अब दादाजी नहीं रहे तो ये पेड़ ही उनकी आखिरी निशानी है। कुछ चोरों की वजह से अब दादाजी की याद कैसे काट सकती हो? दादी ने मुझे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। लोकाट के पेड़ तो बच गए, लेकिन उसके बाद गांव का माहौल और भारी होता गया। कुछ लोगों को लगने लगा कि हमारा परिवार
परिवार बहुत सख्त और बेरहम हो गया है। धीरे धीरे उन्होंने हमें अलग करना शुरू कर दिया। रात में कोई हमारे सब्जी वाले खेत को रौंद जाता, सूखने डाले कपड़ों पर कीचड़ फेंक दी जाती। एक शाम जब मैं शहर से वापस आया तो देखा किसी ने हमारे आंगन की दीवार पर लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पत्थर दिल परिवार को एक दिन सजा जरूर मिलेगी। मैंने बिना कुछ बोले पानी लाकर वो लिखावट धीरे धीरे साफ कर दी। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। आधी रात के करीब मुझे पीछे वाले आंगन से हल्की चटाक जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई डाल टूट रही हो। मैं तुरंत उठ बैठा और धीरे से पापा को जगाया। हम दोनों फ्लैशलाइट लेके दबे पांव पीछे वाले आंगन में पहुंचे। चांदनी में एक काला साया दीवार के ऊपर झुका हुआ था और पेड़ से फलों वाली डाल तोड़ रहा था। पापा अचानक चिल्लाए और सीधा उस पर फ्लैशलाइट मार दी। वो आदमी घबरा गया और जल्दी में दीवार से कूदने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो सीधे हमारे पीछे वाले सब्जी के खेत में जा गिरा। गिरते ही वो दर्द से करहा उठा। वो झाव लाउवू था। वो दर्द से मुंह बनाते हुए उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पापा ने उसे पकड़कर जमीन पर दबा दिया। झाव लाउवू रात के बीच हमारे घर की दीवार फांद कर लोकाट चोरी करने आया है। वो हकलाते हुए बोला, मैं चोरी नहीं कर रहा था, बस देख रहा था। पापा गुस्से से हंसे। देखने के लिए टोकरी लेकर आते हो? मैंने फ्लैशलाइट नीचे घुमाई। दीवार के पास सच में एक पुरानी बांस की टोकरी पड़ी थी। मैं पास गया तो देखा वो पहले से लोकाट और हरे प्याज से भरी हुई थी। अब सबूत इतना साफ था कि झाऊ लाउवू के पास बहाना बनाने का रास्ता नहीं बचा। आखिर में वो बेशर्मी से बोला, अरे झाऊ लाउवू, कुछ बेकार लोकाट और थोड़े से हरे प्याज ही तो है, उनकी कीमत ही क्या है? इतनी सी बात पर इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत है? आखिर हम सब पड़ोसी ही तो है। पापा की आंखें ठंडी हो गई। तमाशा? पिछली बार हमारे सब्जी वाले खेत को भी तुम लोगों ने ही रौंदा था। तुम लोगों ने हमारे खेत में कीचड़ फेंका, दीवार पर गंदी बातें लिखी और अब रात में दीवार फांदकर चोरी करने आ गए। अगला कदम क्या होगा? घर में आग लगाओगे? इतना कहकर मैंने सीधे फोन निकाला और टाउन पुलिस स्टेशन में कॉल लगा दी। ये सुनते ही झाऊ लाउवू का चेहरा उड़ गया। उसे सपने में भी नहीं लगा था कि मैं सच में पुलिस बुला दूंगा। वो तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। नहीं, पुलिस मत बुलाओ किंगवा, मुझसे गलती हो गई। मैं लोकाट और हरे प्याज वापस कर देता हूँ, पैसा भी दूंगा, बस पुलिस मत बुलाओ। अगर मैं जेल चला गया तो घर पर मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखेगा? वो बार बार दया की भीख मांगने लगा। आसपास के पड़ोसी भी आवाज सुनकर जाग गए। कई घरों की लाइटें जल उठी और लोग खिड़कियों से झांकने लगे, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं पिघला। मैंने फोन पर साफ साफ पूरी सिचुएशन और एड्रेस बताया, फिर कॉल काटकर पापा से कहा, पापा इस पर नजर रखो, पुलिस आने तक इसे जाने मत देना। झाओ लाउवू का चेहरा तुरंत बदल गया। वो दांत पीसते हुए गालियां देने लगा। श्याओ किंगवा, तू पत्थर दिल कमीना है। कोई वजह नहीं कि पूरा गांव तुझे कोसता है। तुझे बिजली लगेगी, तुम्हारे घर का सारा फल एक दिन सड़ जाएगा। मैंने तुरंत पापा से रस्सी लाने को कहा और हमने वहीं उसे बांध दिया। पुलिस भी जल्दी पहुंच गई। भले ही झाओ लाउवू ने ज्यादा कीमती चीजें नहीं चुराई थी, लेकिन रात में किसी के घर में घुसना और चोरी करना बड़ा ऑफेंस माना जाता था। आखिर में उसे 5 दिन के लिए डिटेंशन में डाल दिया गया और हमारे नुकसान की भरपाई के लिए जुर्माना भी देना पड़ा। ये घटना हमारे छोटे से गांव में फिर से बम की तरह फट गई। कुछ लोगों को लगा कि हमारे परिवार ने सही किया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग, खासकर वो जो पहले से हमसे जलते थे या हमारा फायदा उठाते आए थे, मुझे बहुत बेरहम कहने लगे। गांव में अफवाहें और भी जहरीली हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे उस दिन हुआ जब मैंने देखा कि जियांग दादी, जो हमेशा मेरी दादी की अच्छी दोस्त थी, गांव के मोड़ पर दादी को दूर से देखते ही जानबूझकर रास्ता बदलकर चली गई। दादी वहीं खड़ी रह गई। वो अपनी पुरानी दोस्त की जाती हुई पीठ को काफी देर तक देखती रही, फिर चुपचाप घर लौट आई। वो दरवाजे पर बैठ गई और लंबे समय तक लोकट के पेड़ को देखती रही। आखिरकार उन्होंने वो बात बोल दी जो इतने दिनों से दिल में दबा रखी थी। अगर मुझे पता होता बात यहाँ तक पहुंच जाएगी तो शायद शुरू में ही थोड़ा पैसा देकर मामला खत्म कर देना बेहतर होता। मैंने दादी के पास बैठकर धीरे से कहा, दादी हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर आज हम झुक जाते तो कल ये लोग और भी ज्यादा सिर पर चढ़ जाते। कुछ दिनों बाद गाँव का मुखिया हमारे घर समझौता करवाने आया। वो बार बार समझाने लगा कि गाँव में मिलजुल कर रहना ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ तक कि उसने इशारों में ये भी कहा कि अगर हमारा परिवार थोड़ा बहुत पैसा दे दे तो गाँव वालों का गुस्सा शांत हो जाएगा। ये सुनते ही पापा गुस्से से मेज पर मुक्का मारकर खड़े हो गए। हम खुद पीड़ित हैं, आखिर हम पैसे क्यों दे? गाँव का मुखिया भारी आवाज में बोला, बात सही है, लेकिन पूरे गाँव में लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा परिवार बहुत पत्थर दिल और जिद्दी हो गया। आगे इस गाँव में रहोगे कैसे? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुखिया जी, अगर सही बात पर खड़े रहने की वजह से हमें गाँव से अलग कर दिया जाएगा तो शायद ऐसा गाँव छोड़ देना ही बेहतर है। मेरी बात सुनते ही पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। गाँव का मुखिया कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिर में बस लंबी सांस लेकर चुप हो गया। उसने हाथ पीछे बांधे और धीरे धीरे हमारे छोटे से आंगन से बाहर चला गया। मैं चुपचाप रो रही दादी के पास गया और उन्हें समझाने लगा, दादी, पापा, मम्मी, चलो सामान बांध लेते हैं। शहर वाला पुराना घर भले टूटा फूटा है, लेकिन उसे ठीक करके रह सकते हैं। खेतों में जितनी फसल बचा सकते हैं बचा लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अच्छा ही है, आखिरकार हम इस घुटा भरी जगह से निकल जाएंगे। जब तक हमारा परिवार साथ है और सब ठीक है, हम कहीं भी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक हमारे घर का दरवाजा बंद ही रहा। हम चुपचाप अपना सामान बांधने लगे। शुरुआत में गाँव वाले हमारा मजाक उड़ाते रहे। उन्हें लगा हम बस डराने के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम सच में फर्नीचर बांध रहे हैं और शहर से ट्रक भी बुला लिया है, तब जाकर सबको एहसास हुआ कि जिसे वो हमेशा सीधा और दबने वाला परिवार समझते थे, वो इस बार सच में जाने वाला है। कुछ लोगों ने हमारे परिवार की हिम्मत की तारीफ की। कुछ मुझे घमंडी कहने लगे कि मैंने गाँव के रिश्तों की परवाह नहीं की। लेकिन चाहे जो हो, उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे परिवार को दोबारा दबाने की कोशिश करे। कुछ साल बाद एक हादसे की वजह से शिये क्यूशान जेल पहुंच गई और बाद में मुझे भी एक ऐसी लड़की मिली जो मेरे लिए लोकाट का पेड़ लगाने को तैयार थी। जब उसने सुना कि हमारे पुराने लोकाट के पेड़ की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी, तो मेरी फियांसे ने
ने सीधे हमारी विला की दीवारें 3 मीटर ऊंची करवा दी। बस मामला वहीं खत्म हो गया। अब तो फल चोरी करना दूर, बाहर से पेड़ की टहनियां तक नहीं दिखती थी। अब देखता हूँ कौन हमारे घर के लोकाट पर नजर डालने की हिम्मत करता है। इस बार किंगवा के आंगन के लोकाट कोई कभी नहीं चुरा पाएगा।